संगीत की अन्य शैलियों की तुलना में ओपेरा गायक अधिक प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं जब वे पूरे हॉल को अपनी ध्वनि से भरने के लिए गाते हैं। वे माइक्रोफोन का उपयोग नहीं करते, इसीलिए उनके शरीर एक अधिग्रहित मुखर तकनीक के माध्यम से उनके एम्पलीफायर बन जाते हैं। अधिक प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गायक अपने 3 इन बॉडी रेजोनेटरों के बीच अपना संतुलन बना पाता है। वो 3 रेजोनेटर है नाक, ग्रसनी और मुंह। द नैनी के फ्रैन ड्रेशर या गिलबर्ट गॉटफ्राइड जैसे अत्याधुनिक नाक की आवाज़ में बहुत अधिक नाक की प्रतिध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि आवश्यक रूप से सुंदर नहीं होती और गढ़ी जाती है। डिंग शब्द कहकर आप घर पर अभ्यास करें और अंतिम एनर्जी को पकड़े, वही आपकी नेवल कैविटी होगी। ओरल या माउथ प्लेसमेंट वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से बोलते हैं। समय के साथ और बहुत सारे प्रशिक्षण के बाद ओपेरा सिंगर के लिए मुख्य आवाज़ नुस्खा लगभग 35% नाक से, 50% मौखिक और 15% ग्रसनी से आता है। इसके मिलने के बाद आप उस सनसनी को याद करते हैं, खुद को उसकी याद दिलाते हैं और समय समय पर इसे फिर से बनाते हैं। यह आपके शरीर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो साउंडबोर्ड की तरह है और वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक रेजोनेटरों के तरों को समायोजित करना होगा। कुछ ओपेरा हॉल्स में दूसरे हॉलों की तुलना में अधिक फीडबैक या प्रतिध्वनि होती है। फिर भी हॉल की परवाह किए बिना आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी आवाज़ को समझने और अपनी आवाज़ को पुनः पेश करने में सक्षम होना चाहिए, और यही ओपेरा सिंगर्स को सिखाया जाता है। ओपेरा गायकों के लिए रेजोनेंस एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका कारण यह है कि उनकी असली आवाज़ को बिना चिल्लाए अत्यंत स्पष्टता के साथ सुनने की अनुमति देता है। यह अलग अलग प्रभाव प्राप्त कर सकता है। जहाँ एक गायक अपने गूंजने वाले कक्षों के भीतर अपनी आवाज़ स्थिर रखता है, सबसे बड़ा लक्ष्य ओपेरा गायकों के लिए होता है एक निश्चित रिंग, इटालियन में इसे स्क्विलो कहते हैं, उसके साथ सबसे तेज वॉल्यूम प्राप्त करना है। आमतौर पर मधुर स्थान होता है जहां हम असंदिग्ध आवाज़ की असली सुंदरता सुन सकते हैं। ये तीनों वोकल रेजोनेंस प्लेसमेंट के विकल्प है और उनके बीच एक खुशनुमा फॉर्मूला खोजना संक्षेप में ओपेरा सिंगिंग है। ओपेरा में आप शारीरिक रूप से उन प्रदर्शनों की संख्या तक सीमित होते हैं जो आप एक सप्ताह में कर सकते हैं। 3 घंटे के शो के लिए ऑर्केस्ट्रा में गाने के बाद मानव आवाज को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक मैराथन धावक हर दिन दौड़ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी मांसपेशियों को ठीक होने की आवश्यकता होती है। ठीक होने के लिए कम से कम 1 दिन के साथ एक सप्ताह में 3 से अधिक ओपेरा नहीं गाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक शो नहीं करते हैं लोग, लेकिन बीच में एक दिन आदर्श है। म्यूजिक थिएटर के ओपेरा सिंगर्स प्रभावशाली है क्योंकि वे एक सप्ताह में 8 दिन तक गा सकते हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए वो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। एक वायलिन वादक या पियानो वादक के विपरीत आप तब तक पूरी तरह से गाना शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप एक विशिष्ट उम्र को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इंसानी आवाज को परिपक्व होने में कुछ समय लगता है। इसके धीमे विकास के कारण आवाज सीमित है। क्या आपने ओपेरा सिंगिंग की एक बात पर गौर किया? दुनिया में किसी भी ओपेरा हाउस के मुख्य मंच पर 14 साल का कोई भी गाना नहीं गाता है। आपकी आवाज 20 के दशक के मध्य तक उचित बड़े पैमाने पर ओपेरा गाने के लिए पूरी तरह परिपक्व नहीं है। इसीलिए किसी के आवाज के प्रकार को खोजने में बहुत धैर्य शामिल है। अपनी आवाज को उम्र के साथ विकसित होने देने के वर्षों के बाद भी आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक ओपेरा सिंगर को काफी समय लग सकता है और उसके 10 साल बाद यह फिर से बदल सकता है। कहा जा रहा है कि आपकी आवाज आपके जीवन के विभिन्न चरणों में लगातार बदलती रहेगी और आपको फिर से संगठित होना होगा। गायन का पहला चरण श्वास है। इससे ज्यादा स्वाभाविक और क्या हो सकता है। लुजियानो पावरोटी ओपेरा के एक महान सिंगर, उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप यह कैसा गाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं सांस लेता हूँ और फिर मैं गाता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि ओपेरा सिंगिंग इतनी आसान नहीं होती है। उसके लिए कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, तब जाके आप उस ओपेरा सिंगिंग में सफल हो पाते हैं। इसी तरह की रोचक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।